सुप्रभात बच्चों, साई राम। आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आपने अभी तक अपनी आरोह पुस्तक को देखा है, जिसमें गद्य खंड और काव्य खंड। आशा करती हूँ दोनों में दो दो पाठ हो चुके हैं, हमारे 2 काव्य खंड में हो चुके हैं और 2 गद्य खंड में हो चुके हैं। आज हम आपकी दूसरी पुस्तक लेंगे, जिसका नाम है वितान। इसमें हमारे 3 पाठ हैं। देखिए, प्रथम पाठ है हमारा भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर, जिसके लेखक हैं कुमार गंधर्व। ठीक है। दूसरे नंबर पे आता है हमारा राजस्थान की रजत बूंदे, जिसके लेखक हैं अनुपम मिश्र जी। और अंत में आता है आलवा अंधारी, जिसकी लेखिका हैं बेबी हालदार। ये 3 पाठ हैं हमारे वितान में। आज हम राजस्थान की रजत बूंदे लेंगे, जिनके लेखक अनुपम मिश्र जी हैं। ठीक है। आज हम यहाँ से शुरू करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा आज का उपविषय गद्य खंड, जो कि वितान से हैं। प्रकरण राजस्थान की रजत बूंदे, लेखक अनुपम मिश्र जी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अनुपम मिश्र जी का जो हमारा राजस्थान की रजत बूंदे हैं, इसमें इन्होंने पानी का महत्व बताया है इस पाठ के द्वारा, और यह भी कहा है कि किस प्रकार राजस्थान का जीवन सभी का समस्या से पूर्ण है। वहाँ पर पानी की सबसे अधिक समस्या होती है। आपने देखा होगा, वहाँ पर चारों ओर पानी की समस्या रहती है, क्योंकि वहाँ वर्षा बहुत कम होती है और वहाँ पे चारों तरफ मरुभूमि है। मरुभूमि है कि रेत ही रेत हमें दिखाई देता है। तो ये देखिए कितनी समस्या हो रही है पानी की। लोगों की भीड़ रहती है और उनको मालूम है पानी भी कम रहता है वहाँ पर। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या है, चारों तरफ हमें रेत ही रेत दिखाई देता है। तो वहाँ पर इसलिए सबसे अधिक समस्या पानी की है। तो इन्होंने, अनुपम मिश्र जी ने इस पाठ के द्वारा पानी का महत्व भी बताया है कि इन्होंने ये भी कहा है जल ही जीवन है, और इसके द्वारा ये भी बताया है कि किस प्रकार से वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं। महिलाएं दूर दूर जाकर पानी लाती हैं, सिर पर घड़े रखकर। ये देखिए, रेत में आपने देखा होगा कि अच्छे से चला भी नहीं जाता, लेकिन सब महिलाएं इतनी दूर जाती हैं और वहाँ से पानी लेकर आती हैं। तो वहाँ पर कुआं भी खोदा जाता है, और ये कुई जो है, कुआं वो पुल्लिंग है और कुई उसकी स्त्रीलिंग है। ठीक है। दोनों में क्या अंतर है? दोनों में व्यास का अंतर है। दोनों में जो ऊपर की गोलाई होती है कुई में कम होती है और कुएं की अधिक होती है। दोनों में स्वाद का भी अंतर आ जाता है। कुएं का पानी क्या है? खारा होता है। उससे केवल कपड़े धोए जा सकते हैं, बर्तन मांजे जा सकते हैं, लेकिन वो पीने में बहुत खारा होता है। कुएं का पानी बहुत ही मीठा होता है। और इसकी खुदाई करने वाले जो चेलवांजी होते हैं, चेलवांजी कहते हैं जो चिनाई वगैरह करते हैं, कुएं की खुदाई करते हैं, वे अपने में ही बहुत मेहनत का काम करते हैं। उनको शाबाशी दी जाती है, उनको भेंट और उपहार भी दिए जाते हैं, क्योंकि कुएं को खोदना आसान काम नहीं है, बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि कुएं क्या है कि कुएं का व्यास कम होता है और वो इतनी गहरी होती जाती है कि उसके अंदर जाके सांस भी नहीं आती। तो कितना ही अपने में ये कठिन कार्य है, और इस कार्य को करने वाले को शाबाशी दी जाती है और भेंट तो उपहार भी दिए जाते हैं। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अपना पाठ शुरू करते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे। तो अब इसको विस्तार से पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के बाद आपको मालूम हो जाएगा कि हाँ, किस प्रकार से वहाँ पर कुएं की खुदाई होती है। इसका जो मेन है
मुख्य विषय है इसमें राजस्थान की रजत बूंदे में यही है कि इसमें कुएं की खुदाई किस प्रकार से होती है, कुआं और कुएं में क्या अंतर है, पानी के कितने रूप होते हैं और वहाँ पर किस प्रकार से जो कुएं की खुदाई करते हैं चेलवांजी उनका क्या महत्व है वहाँ पर। ठीक है, इन सबको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने पाठ को। इसमें सबसे पहले हम इसका नाम देखते हैं, राजस्थान की रजत बूंदे। तो ये देखिए, ये नाम है हमारा राजस्थान की रजत बूंदे। तो इसमें रजत का क्या अर्थ है हमारा? रजत का अर्थ है इसमें चांदी, जो चांदी की तरीके से ही है, चांदी के तरीके से हमारा जो वहाँ पे पानी है वो चमकता रहता है और चांदी की तरह ही बहुत ही कीमती भी है। वो कितना महत्व होता है जब बहुत कम चीज़ हमें प्राप्त होती है। ये हमें मालूम है कि पानी हमें बहुत ही मेहनत से मिल रहा है तो उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो चांदी की तरीके से उसकी कीमत भी है। तो रजत का क्या अर्थ हो गया? चांदी। और रजत का अर्थ सिल्वर भी होता है, रजत का रुपहला भी होता है और रजत का अर्थ सफ़ेद भी होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने जो अनुपम मिश्र जी ने है राजस्थान की रजत बूंदे, ये इसलिए रखा है कि पानी की जो कीमत है वो एक चांदी के समान है, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये देखेंगे, पसीने में तरबतर, मतलब पसीने से तरबतर होना, पसीने में उसको मतलब से पसीना आ रहा है, पसीने में डूबे हुए हैं, उनके चेहरे पर जो कुएं की खुदाई कर रहे हैं वो पसीने से तरबतर हो रहे हैं, भीगे हुए हैं। तरबतर होना, पसीने से भीगे रहना। चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। चेलवांजी कहते हैं खुदाई करने वाले को, जो कुएं की खुदाई करते हैं, चिनाई करते हैं, कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। तो यहाँ पर देखो 30-35 हाथ। तो उस समय क्या होता था कि उस समय कोई भी इंच टेप वगैरह या नापने की कोई चीज़ भी हमारे पास नहीं होती थी। तो उस समय क्या है, हाथों से नाप होती थी कि एक हाथ लंबा या एक हाथ चौड़ा या 30-35 हाथ गहरी खुदाई इस प्रकार से नापा जाता था। या 1 कदम 2 कदम, अगर दूरी नाप रहे हैं तो कदम से नापी जाती थी। तो इस प्रकार से उनको नापा जाता था। हाथ हमारे यहाँ से यहाँ तक हो जाता था। ठीक है, दिखाई दे रहा ना, यहाँ उंगली से नापते थे, उंगली से यहाँ तक की हमारा होता था, वो एक हाथ होता था। तो यहाँ पहले इसी प्रकार से नापा जाता था। तो यहाँ पे ऐसे ही करें कि कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है, मतलब कि कुएं की खुदाई जो चेलवांजी है वो 30-35 हाथ गहरी खुदाई कर चुके हैं। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी, क्योंकि जितनी गहराई होती जाएगी उसमें वहाँ पे उतनी ही गर्मी होती जाएगी और ऑक्सीजन की भी कमी होती जाएगी। कुएं का व्यास गहरा बहुत ही संकरा है। उखरू बैठे, उखरू कहते हैं, उखरू का अर्थ है उखड़ू बैठना, मतलब है कि पंजों के बल बैठना, ऐसा उखरू बैठे हैं। चेलवांजी की पीठ और छाती से 1-1 हाथ की दूरी पर मिट्टी है। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसोली से की जा रही है। बसोली कहते हैं एक छोटा सा होता है औजार, उससे खुदाई होती है हमारी। तो बसोली किसे कहते हैं? एक छोटी सी, जिसमें छोटा डंडा लगा है, फावड़े से छोटा होता है वो, और आगे लोहे का फल लगा है जो नुकीला होता है, उससे खुदाई होती है। क्योंकि इतनी छोटी जगह में, कुएं की जगह इतनी छोटी होती है कि वहाँ पे फावड़ा नहीं चल सकता, तो इसलिए वहाँ पे बसोली से खुदाई की जाती है। ये ध्यान रखना कि कुएं की खुदाई किससे होती है? बसोली से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहाँ की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर ज़मीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत ज़ोर से नीचे फेंकते हैं। तो क्या करते हैं कि जब नीचे गर्मी हो रही है और चेलवांजी उस कुएं की खुदाई कर रहे हैं, तो जो ऊपर खड़े हैं ज़मीन पर,
तो वे क्या करते हैं, नीचे वो फेंकते हैं रेत को, तो जिससे रेत के साथ एक हवा सी आती है और जो चेलवान जी हैं उनको राहत मिलती है गर्मी से। और उससे बचने के लिए भी क्या करते हैं, यहाँ पे देखेंगे कि मुट्ठी भर रेत फेंकते हैं बहुत ज़ोर से, इससे ऊपर की ताज़ी हवा नीचे फेंकती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। मतलब है कि गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा ऊपर से नीचे आ जाती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवान जी के सिर पर लग सकते हैं, तो इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन का टोप पहने हुए हैं। तो किसकी धातु का होता है उनके सिर पर, कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का। ये जो मैं आपको बीच बीच में बता रही हूँ, इनको अंडरलाइन कर लेना अपनी पुस्तक में, क्योंकि ये आपके परीक्षा में आ सकते हैं, एमसीक्यू में आएंगे, तो इस पर ध्यान रखना। ये बसोली से खुदाई होती थी कुएं की, और टोप किस चीज़ का पहने होते थे, कांसे, पीतल और किसी अन्य धातु का। अरे क्यों पहने होते थे, क्योंकि जिससे उनके सिर पर रेत नहीं गिरे, और जब वो रेत गिरता है तो सिर में खुजली होने लगती है और काम करने में उनको बाधा हो जाती है, तो इसलिए वे सिर पर टोप पहने रहते हैं, जिससे उनके सिर पर जो रेत के कण हैं वे सिर पर नहीं लगे। ठीक है, आगे देखते हैं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। तो जब वे खुदाई करते हैं तो खुदाई में जो मलबा निकलता है, जो वो खुदाई कर रहे हैं वो मलबा निकल गया तो वो आसपास उनके जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है और मिट्टी उसमें भर दी जाती है। तो जब वो मलबा जमा हो जाएगा तो क्या होगा कि ऊपर से एक बाल्टी दी जाती है, देखो ये दी जा रही है। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवान जी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है, मिट्टी उसमें भर दी जाती है। पूरी सावधानी के साथ खींचते समय बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टॉप इनसे भी चेलवान जी का सिर बचाएगा। तो जो चेलवान जी होते हैं और सिर पर जो टोप पहनते हैं, तो क्या होता है, ये टोप पहना हुआ है उन्होंने, यहाँ पे देखिए ये जो टोप पहना है, तो क्या होता है कि ये जो टोप है वो बाल्टी ऊपर जा रही है और उसमें जो कंकड़ पत्थर होते हैं, मलबा होता है, तो वो सिर पे वापस गिर भी सकता है, क्योंकि वो जब बाल्टी पूरी भर दी जाती है तो उसमें से कुछ गिर सकता है। तो ये टोप क्या होता है, उससे भी बचाता है ये टोप उन्हें, तो इसलिए ये टोप पहनते हैं उस धातु का, कांसे का, पीतल का या किसी और अन्य धातु का भी हो सकता है। तो रेत के कणों से बचाव होता है और जो कंकड़ पत्थर होते हैं नीचे गिर सकते हैं, उनसे भी बचाव होता है चेलवान जी का। ठीक है, आगे चेलवान जी यानी चेजारो, कुएं की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग, यह काम चेजा कहलाता है। तो जो कुएं की खुदाई करता है इस काम को हम क्या कहते हैं, चेजा भी कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना, कुएं की खुदाई करने वाले काम को हम क्या कहते हैं, चेजा। ठीक है, और कुएं का जो काम करते हैं उन लोगों को क्या कहते हैं, चेलवान जी। ये दोनों चीज़ें आप याद रखेंगे, चेलवान जी या चेजारो। ठीक है, कुएं का काम करते हैं उस काम को हम चेजा कहते हैं, कुएं का काम करने वाले लोगों को हम चेलवान जी या चेजारो कहते हैं। आगे, चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत ही छोटा सा कुआं, कुआं पुल्लिंग है, कुएं स्त्रीलिंग है। वह छोटी सी केवल व्यास में ही है, गहराई तो इस कुएं की कहीं से कम नहीं है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज़्यादा होती है। तो ये कारण देखेंगे कि किस लिए होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। तो
बच्चों आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि कुएं के बारे में क्या बताया जा रहा है, कुएं के बारे में क्या बताया जा रहा है, क्योंकि एक प्रश्न ये आ जाता है कि कुआं और कुएं में अंतर कीजिए। तो इसमें जो कुएं के बारे में बताया जा रहा है और कुएं के बारे में बताया जा रहा है, दोनों बातों को आप ध्यान में रखेंगे, जिससे दोनों में आप अंतर आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती, यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। अथाह कहते हैं कि वहाँ चारों तरफ हमें रेत दिखाई देता है। तो मरुभूमि में है कि वहाँ पे जो रेत है, रेत हमें चारों तरफ ही दिखाई देता है और कहीं भी उसका में अंत में ये नहीं लगता कि हाँ यहाँ रेत ख़त्म हो गया है। ठीक है, यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती। आपने देखा होगा कि रेत क्या है, अपने में पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है। तो वहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर हमारे मैदानी क्षेत्र में होता है, वर्षा होती है तो पानी भर जाता है सड़कों पर, लेकिन वहाँ नहीं है। वहाँ पर हमें चारों तरफ रेत ही रेत दिखाई देता है। तो रेत अपने में क्या करता है, रेत अपने में पानी को सोख लेता है। ठीक है, तो वहाँ ऐसा नहीं होता कि पानी भर रहा है। तो वहाँ पे जो वर्षा होती है, अगर वर्षा अधिक भी हो रही है तो भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती उस पानी को। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से क्या होता है, 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहाँ भी है काफ़ी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। तो ये विशेष बात होती है कि नीचे जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहीं पर ही कुएं बनाई जाती है, क्योंकि खड़िया पट्टी के ऊपर ही पानी रुक जाता है और वह पानी ही हमारी कुएं में धीरे धीरे आता रहता है, जिससे वह पानी बहुत मीठा होता है। आगे वो पढ़ेंगे तो आगे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा, तो इसलिए ध्यान से पढ़ेंगे इसको। तो देखिए, ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। तो जब कुएं की खुदाई होती है तो मिट्टी में जो परिवर्तन होता है उससे खड़िया पट्टी का एकदम से पता लग जाता है कि हाँ यहाँ पर खड़िया पट्टी है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। तो कुएं की खुदाई कितनी होती है, 150-200 हाथ गहरी होती है। ध्यान रखना, कुएं की खुदाई 150-200 हाथ पर होती है, तो इतनी होती है। लेकिन कुएं का पानी कैसा होता है, खारा होता है। ठीक है, इसलिए पीने के काम में भी नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयाँ बनाई जाती हैं। तो वहाँ पर ये पीने के पानी के लिए क्या बनता है, कुइयाँ बनती हैं। तो वही पानी पीने के काम में आता है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। तो वहाँ के जो अनुभवी लोग हैं वे एकदम से पहचान कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पर खड़िया पट्टी है। तो उनके जो अनुभव है वही काम आता है कि खड़िया पट्टी का। तो इसमें आगे पढ़ेंगे कि कुएं को किस प्रकार से खुदाई होती है और किस प्रकार से खड़िया पट्टी का पता चलता है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। तो जो ये खड़िया पट्टी है, जहाँ पर खड़िया पट्टी होती है तो जो पानी है वो वहीं रुक जाता है, और जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती वो भूजल मतलब कि भूमि के अंदर जल चला जाता है, जो हमें कुएं में दिखाई देता है। क्योंकि कुएं की खुदाई ज़्यादा गहरी नहीं होती और कुएं की खुदाई ज़्यादा गहरी होती है, तो जो भूजल का पानी है वो हमें कुएं में मिलता है, और कुएं का पानी कैसा होता है, खारा होता है।
और जो खड़िया पट्टी के ऊपर पानी होता है वो कैसा होता है हमारा, वो हमारा मीठा पानी होता है जो हमें बूंद बूंद करके मिलता है। इसलिए कुएं में कम पानी होता है, कुएं में से अधिक पानी होता है। आगे, यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्रों में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटककर नमी की तरह फैल जाती है। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। तो क्या है वो अनोखी उदारता, कि जो रेत के कण होते हैं उनमें जगह नहीं होती, स्पेस नहीं होता आपस में, वे एक साथ मिले हुए होते हैं, सब जगह हमें रेत ही रेत दिखाई देता है। तो जो बरसात का पानी है जो अंदर धरती में जाता है तो क्या होता है कि वो भाप बनकर ऊपर नहीं उठता, क्योंकि वो रेत के कण उसको बचा लेते हैं। तो यहाँ पे ये कहा है, ये प्रकृति की उदारता है कि वो भाप बनकर नहीं उठ सकते। जो इस नमी की भाप बनकर उठ जाने की आशंका है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाती है तेज पड़ने वाली गर्मी से, कि वो नीचे से जो नमी है नीचे चली गई है वो ऊपर नहीं हो सकती। जैसे आपने मैदानी क्षेत्र में देखा होगा कि यहाँ तो मिट्टी है, तो बरसात हुई है तो धरती गिल्ली हो गई है, लेकिन जैसे ही धूप निकली है, तेज गर्मी हुई है, तो एकदम से वो जो सारी नमी है वो सोख लेती है, वो भाप बनकर उड़ जाती है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि जो रेत के कण होते हैं, रेत के कण आपस में इतने मिले होते हैं क्योंकि सारे में ही रेत है वहाँ पर, तो उससे जो नमी है, नमी सारे में फैल जाती है और वो वापस से भाप बनकर नहीं उठ सकती। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उठ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में मतलब कि जहाँ रेत ही रेत है, इसका अर्थ है जहाँ रेत ही रेत है, यह प्रकृति की ओर से अनोखी उदारता का काम करती है। मतलब रेत जो है वो अनोखी उदारता का काम कर रही है कि उसे भाप बनने से उड़ जाने के लिए रोक रही है, तो वो नहीं जाती। ठीक है, आपको इतना यहाँ तक समझ में आ गया है, तो आज हम इतना ही लेंगे। इससे आगे हम अब आगे की वीडियो में पढ़ाएंगे। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है कि किस प्रकार से राजस्थान में जल का महत्व है, जल ही जीवन है, इस चीज़ को भी बताया गया है। वहाँ के लोग कितने मेहनती हैं, और कुएं की खुदाई करने वाले को क्या कहते हैं, चेलवांजी कहते हैं या चिजारो भी कहते हैं। और जो कुएं का काम होता है उस काम को क्या कहेंगे, हम चेजा कहेंगे। ठीक है, कुआं और कुएं में हमें अंतर भी मालूम हुआ है कि कुएं का जो व्यास होता है वो बड़ा होता है, कुएं का व्यास कम होता है। और जो गहराई है, गहराई की कुएं की अधिक होती है और कुएं की कम होती है। और कुएं का पानी खारा होता है और कुएं का पानी कैसा होता है, मीठा होता है। खड़िया पट्टी पर ही जो पानी हमारा रुक जाता है वो हमें कुएं में मिलता है और उसके कारण वह पानी हमें मीठा मिलता है। ठीक है, इतना हमें पता लग गया है कि किस प्रकार से है। तो फिर और हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, जितना पाठ मैंने आपको पढ़ाया है उस पाठ में से आप प्रश्नों को छाटेंगे, छोटे छोटे से प्रश्न निकालेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। जैसे चेलवांजी किसे कहते हैं, चेजा किसे कहते हैं, वहाँ पर कुआं और कुएं में क्या अंतर है, तो ये सब प्रश्न आप इसमें लिखेंगे। ठीक है, और आगे हम आगे की वीडियो में पढ़ेंगे। इसको आप एक बार फिर से पढ़ना और अच्छे से समझने का प्रयास करना, तभी यह आपको समझ में आ पाएगा। ठीक है, इसमें जो मैंने आपको बताया है कि कहाँ अंडरलाइन करनी है, उन प्रश्नों को आप अवश्य बनाएंगे, क्योंकि वह प्रश्न आपके परीक्षा में आ सकते हैं। MCQ होते हैं प्रश्न आपके अधिकतर, तो अगर वैसे भी होंगे तो उसमें भी ये प्रश्न बना सकते हैं। तो इसलिए उन प्रश्नों को ज़रूर बनाना। जैसे मैंने जो टॉप है, टॉप पर भी मैंने अंडरलाइन कराई थी आपको, कांसे का, पीतल का और अन्य धातु का। ठीक है,
और कोई की खुदाई किस चीज़ से होती है? बसोली से, ठीक है, जो फावड़े से बहुत ही छोटा होता है। तो इन सब चीज़ों पे मैंने जो अंडरलाइन कराई ना, तो वो आप ध्यान रखेंगे आगे की वीडियो में। धन्यवाद। साईं राम। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना काम अच्छे से करते रहिए। सभी अपना गृह कार्य करेंगे। साईं राम।